नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन इससे पहले सुर्खियां। सपा विधायक आजम खान पर आज आएगा कोर्ट का फैसला। भड़काऊ भाषण देने का है मामला। प्लेटलेट्स चढ़ाने से डेंगू मरीज की मौत मामले में आई जांच रिपोर्ट सामने। मौसम्बी के जूस वाली बात नहीं। यूपी में महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध में आई गिरावट। एनसीआरबी के ताजा आंकड़े किए जारी। अपना दल में बगावत, टिकट बेचने का आरोप। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बोले, पैर छूने के लिए कटवानी पड़ती है रसीद। यूपी के बाद अब बिहार पर नजर। पटना में ओपी राजभर की सावधान महारैली। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में गुरुवार को फैसला आएगा। और रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। इसको लेकर पिछली तारीख पर ही दोनों ही पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 27 अक्टूबर को अगली तारीख तय की गई थी। दरअसल रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। तभी कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलकर विधानसभा में एक चुनावी भाषण दिया था। उन पर आरोप है कि इस दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण टिप्पणियां की गई थी, जिस पर रामपुर के मिलक थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस की सुनवाई रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है, जिसको लेकर अब 27 अक्टूबर को फैसला आएगा। और इस मामले में आजम खान की ओर से अधिवक्ता विनोद शर्मा ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया है कि शुक्रवार को हमने पूरी बहस कर ली और जितने भी भाषण है, और बता दें हमारे ये भाषण नहीं है। आजम खान के अधिवक्ता ने बताया है कि ये सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और ये भाषण साबित भी नहीं है। अदालत में विपक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया। उनके जवाब में भी हमने जो पॉइंट उठाए थे वो उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, जिसकी वजह से कहीं से कुछ साबित नहीं कर पाया है। और उन्होंने हेड स्पीच के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरा सपा विधायक के खिलाफ राजनीति के कारण फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है। प्रयागराज में प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने के बाद डेंगू पीड़ित मरीज की मौत से जुड़े मामले में 3 दिवस संसदीय कमेटी की जांच रिपोर्ट सामने आई है। जांच रिपोर्ट में मौसम्बी का जूस चढ़ाए जाने की बात सामने नहीं आई है। दरअसल मौत का शिकार हुए युवक को परिजनों ने मौसम्बी का जूस मिला हुआ प्लेटलेट चढ़ाए जाने का आरोप लगाया था। जांच कमेटी ने दावा किया था कि मरीज को प्लेटलेट्स ही चढ़ाया गया था, लेकिन उसे ठीक ढंग से प्रिजर्व नहीं किया गया था। रिपोर्ट की माने तो मरीज को असुरक्षित ढंग से रखा गया प्लेटलेट्स यानी कि पुअर प्रिजर्वेटिव्स प्लेटलेट्स चढ़ाया गया था। बता दें कि प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने के बाद इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई थी। और डीएम संजय खत्री ने एसडीएम सीओ और डिप्टी सीएमओ की जांच कमेटी बनाई थी और कमेटी ने देर शाम अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी। और डीएम के मुताबिक आरोपी ग्लोबल अस्पताल एंड ट्रोमा सेंटर की भी जांच कराई गई थी। इसके अलावा मृतक मरीज प्रदीप पांडे के मामले में भी अलग से जांच कराई गई और जांच में ग्लोबल अस्पताल की लापरवाही सामने आई थी। इस मामले में सीएमओ के निर्देश पर 20 अक्टूबर को ही अस्पताल को सील कर दिया गया था। सीएमओ के स्तर पर अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भी अस्पताल की बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि डीएम और एसएसपी ने 21 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक गिरोह से जुड़े हुए 10 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि गिरोह के लोग प्लाज्मा को ही प्लेटलेट्स बताकर उसे ऊंचे दामों में जरूरतमंदों को बेच रहे हैं। असुरक्षित तरीके से प्लाज्मा चढ़ाए जाने की वजह से कई मरीजों की तबीयत बिगड़ गई थी। यूपी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में ये बात सामने आई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2021 में महिलाओं और बच्चों दोनों के खिलाफ अपराध में क्रमशः 6.2% और 11.11% की कमी आई है। एनसीआरबी ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें बताया गया है कि 2019 में बच्चों के खिलाफ
18,943 आपराधिक घटनाएं दर्ज की गई थी, जो कि 2021 में घटकर 16,838 हो गई हैं। बाल अपराधों में 11.11% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या, जो कि 2019 में 59,853 दर्ज की गई थी, उसमें 6.2% की गिरावट दर्ज की गई है। 2011 में पूरे राज्य में 56,083 मामले सामने आए थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार प्रदेश में साइबर क्राइम के मामले में भी बड़ी गिरावट आई है, जो कि राहत की बात है। 2021 में ऐसे मामलों में 22.6% की गिरावट देखी गई है और साल 2021 में 8,829 मामले दर्ज किए गए थे। बता दें कि एनसीआरबी ने अपने रिपोर्ट में यूपी को दंगा मुक्त करार दिया है। बताया जा रहा है कि 2019 और 2020 सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई, जबकि 2021 में एक मामला सामने आया था। वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 2021 में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 378 घटनाएं हुई हैं, जिसमें से अकेले 100 मामले झारखंड से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा महाराष्ट्र में 77, बिहार में 51, राजस्थान में 22 और हरियाणा में 40 घटनाएं दर्ज की गई हैं। कभी अपना दल के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता हेमंत चौधरी ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का पूर्वांचल के बस्ती की धरती से बिगुल फूंकते हुए सीधे तौर पर कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो अपनी एक नई पार्टी बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारेंगे और बता दें, अपना दल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। और बस्ती में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अपना दल के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित करने का प्रयास किया गया। अपना दल युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हेमंत चौधरी ने 10 दिन पहले ही पार्टी की गतिविधियों और आलाकमान नेताओं के व्यवहार से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाने के लिए पहला कदम शुरू कर दिया है। अपने दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में वो इन दोनों को सबूत के साथ एक्सपोज करेंगे और कि किस तरीके से ये लोग कार्यकर्ताओं का दोहन कर रहे हैं। और साफ तौर पर हेमंत चौधरी ने आरोप लगाया कि पूर्व के चुनावों में पार्टी ने करोड़ों रुपए में टिकट को बेचा और अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया। हालात अब पार्टी के ऐसे हो गए हैं कि अनुप्रिया पटेल का पैर छूने के लिए भी नए कार्यकर्ताओं को 1 लाख तो पुराने कार्यकर्ताओं को 26,000 का रसीद कटवाना पड़ता है। सीधे तौर पर वो बयानबाजी करते हुए नजर आए। यूपी के पूर्वांचल की सियासत में अपनी धमक दिखाने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की नजर अब बिहार पर टिक गई है। 27 अक्टूबर को पटना में पार्टी की ओर से सावधान महारैली का आयोजन किया गया और जिसमें पार्टी के सभी प्रमुख नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और बता दें, सितंबर में पार्टी की तरफ से यूपी में सावधान यात्रा की शुरुआत की गई थी। सावधान यात्रा यूपी के सभी जिलों से होते हुए पटना तक पहुंच गई। 27 अक्टूबर यानी कि आज पार्टी के स्थापना दिवस पर इस सावधान यात्रा का समापन पटना में होगा और आज ही सावधान महारैली भी होगी। कहा जा रहा है कि जो यात्रा हुई है, जो रैली होने वाली है, उसका उद्देश्य यूपी और बिहार की साझा समस्याओं, मांगों को जनता के बीच उठाकर उसे आगामी चुनावों के बारे में सशक्त भूमिका को लेकर सावधान करना है। फ्री इलाज, युवाओं को रोजगार मिले, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, जनता के उत्थान के लिए जो सियासी दल काम करें, जनता को उसको वोट करना चाहिए आदि बातें रैली के जरिए तो कहीं जाएंगी, लेकिन जनता और जातीय जनगणना के मुद्दे पर ओपी राजभर, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध सकते हैं। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना खुद कराने का निर्णय लिया था, लेकिन अब तक शुरू नहीं हुआ है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर यूपी विधानसभा का चुनाव सपा के गठबंधन कर लड़ रहे थे, और लेकिन गठबंधन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई और उसका ठीकरा उनके सपा पर फोड़ दिया। और यूपी के आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के चुनाव में सपा प्रत्याशियों की हार के बाद तो राजभर ने खुलकर अखिलेश यादव के वातानुकूलित कमरे की राजनीति को लेकर कटाक्ष करना शुरू कर दिया था। यह अखिलेश यादव को नागवार गुजरा और उन्होंने राजभर से गठबंधन तोड़ दिया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देर रात दो गुटों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव होने लगा, जिसके बाद दोनों गुटों में गोलियां भी चलने लगी और इस घटना में 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है, जिससे वो घायल भी हो गए हैं बुरी तरह से। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये घटना लखनऊ के मांडियाव इलाके की बताई जा रही है और एसडीसीपी अभिजीत आर शंकर ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 4 युवक समर, अभिलाष, धीरज और अमन अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए थे। इसी दौरान करण नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजरा और करण ने वहां खड़े चारों दोस्तों को देखते हुए उन्हें गोलियां देना शुरू कर दिया। बता दें जिसके बाद दूसरे गुट के युवक ने भी जवाब दिया, जिसके आपस में मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों गुटों में लोग मौके पर पहुंचे और लगे और बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। एसडीसीपी ने कहा कि इस झगड़े के बाद करण और उसके दोस्तों ने दूसरे गुट पर गोलियां भी चला दी, जिससे दूसरे गुट के 3 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये गोलियां देसी हथियार से चलाई गई थी और एसडीसीपी के मुताबिक दोनों गुटों के बीच करीब 3 साल पहले इलाके में उनके वर्चस्व को लेकर दुश्मनी शुरू हो गई थी और तभी से दोनों के बीच तनाव चल रहा था। तीनों घायल युवक को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बाकी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है और इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने बताया कि ये मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगारपुरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी। जिला अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से परिसर हिंदू को सौंपने और मांग रखी गई है और बता दें कि याचिका में मुस्लिम की एंट्री पर प्रतिबंध कराने के अलावा पूजा की इजाजत की मांग वाली अर्जी पर दाखिल की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे के दौर पर हिंदू पक्ष की ओर से वजू खाने में कथित शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था, जिसके बाद कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई और उस याचिका में कोर्ट से कथित शिवलिंग में पूजा की अनुमति मांगी गई है। इसके अलावा इस याचिका में कथित शिवलिंग वाली जगह को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग रखी गई है, जबकि याचिका में मुस्लिम को एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग रखी गई है। इससे पहले बुधवार को वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े एक मामले से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट में बुधवार को इंतजाम कमेटी ने अपने दलीलें पेश की और मस्जिद कमेटी की तरफ से बुधवार को मुख्य रूप से वफक एक्ट और 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया। हालांकि मस्जिद कमेटी की बहस से बुधवार को पूरी नहीं हो सकी। अदालत इस मामले में अब 3 नवंबर को सुनवाई करेगा। 3 नवंबर की सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष अपनी बहस पूरी करेगा और उसके बाद विपक्षियों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इस मामले में राखी सिंह के साथ 5 वादी महिलाओं और यूपी सरकार समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया है। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच में बुधवार को करीब 1.25 घंटे तक सुनवाई हुई। तब सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। वाराणसी के जिला जज की कोर्ट से 12 सितंबर को आए फैसले के खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने भी अपील दाखिल की थी। कानपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां नवविवाहित दुल्हन शादी के एक दिन बाद अपने पति के घर से नकदी और जेवरात समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गई। उस दुल्हन की हिम्मत देखिए कि अगले दिन उसने अपने पति को फोन किया और कहा कि आज के बाद वो उससे संपर्क करने की कोशिश ना करे। पीड़ित शख्स ने अपने पुलिस को शिकायत दी है और बता दें शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना 4 अक्टूबर की बताई जा रही है, लेकिन शनिवार शाम को कानपुर जिले के
से बिल्हौर थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला संज्ञान में आया। पुलिस के अनुसार जेठपुर गांव निवासी अरविंद ने अपनी शिकायत में कहा है कि तख्तोली गांव के दो लोग ने उसकी शादी तय कराने के लिए उससे 70,000 रुपए की मांग की। फिर वो उसे बिहार ले गए और उसे रुचि नाम की लड़की से उसकी शादी तय करा दी। 30 सितंबर को पैसे लेने के बाद दोनों युवक उसे एक होटल में ले गए और लड़की की फोटो दिखाई। अगले दिन 1 अक्टूबर को गया के एक मंदिर में विवाह संपन्न कराया गया। इसके बाद अरविंद शादी के बाद अपनी पत्नी रुचि को लेकर अपने गांव आ गया। अरविंद ने अपनी शिकायत में कहा कि 4 अक्टूबर को जब वो उठा तो उसकी पत्नी घर से गायब थी। साथ ही एक बक्से में रखे 30,000 रुपए और शादी में उसे दिए गए गहने और कपड़े भी गायब थे। थाना प्रभारी जगदीश पांडे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी महिला और पुरुषों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में मेरठ में दिवाली की रात दबंगों ने तालिबानी अंदाज में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। कातिल इतना निर्दयी निकला कि उन्होंने युवक की आंखें तक फोड़ डाली और सुबह मरणासन हालत में वो ग्रामीणों को मिला। परिजनों और ग्रामीण युवक को अस्पताल लेकर गए और लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर एसपी देहात सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और एसपी देहात ने बताया है कि इस मामले में परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए गांव के रहने वाले ही 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मेरठ के थाना इंचोली क्षेत्र में जलालपुर निवासी विजेंद्र अपने ही गांव के ही रहने वाले 2 भाई सोनू और सचिन के खेतों पर मजदूरी करता था। परिजनों के मुताबिक मृतक विजेंद्र मूक बधिर था और दिवाली की रात सोनू और सचिन गांव के ही रहने वाले एक अन्य युवक के साथ विजेंद्र को घर से बुलाकर ले गए थे। देर रात तक विजेंद्र घर वापस नहीं लौटा। उधर मंगलवार को तड़के खून से लथपथ विजेंद्र को तड़पते हुए ग्रामीणों ने देखा तो उनके होश उड़ गए और मामले की जानकारी मिलते ही विजेंद्र के परिजनों को कोहराम मच गया और परिजनों और ग्रामीण घायल विजेंद्र को लेकर थाना पहुंचे, जहां से पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी देहात सहित कई थानों की फोर्स और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल के लिए बता दें, ये बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि कातिल ने धारदार हथियार से विजेंद्र की हत्या की थी। विजेंद्र के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। इसके साथ ही उसकी आंखों की भी नुकीली चीज से फोड़ दिया गया था और शव को देखते हुए ही पुलिस के होश उड़ गए थे। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। ये वारदात सरेआम अंजाम दी गई है। सबसे बड़ी बात यह रही है कि आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मृतक का नाम वरुण बताया जा रहा है और अपने परिजनों के साथ लोनी की जावली गांव में रहता था। वो युवक वरुण के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। पिता दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं। बेरहमी से पीट कर हत्या की वारदात मंगलवार यानी कि 25 अक्टूबर रात की बताई जा रही है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में टीला मोड़ थाना अंतर्गत लोनी टीला रोड पर वारदात को अंजाम दिया गया। वरुण कार में अपने दोस्तों के साथ एक ढाबे पर खाना खाने के लिए गया हुआ था। बताया जा रहा है कि एक और कार वहां खड़ी हुई थी। दोनों गाड़ी कुछ इस तरीके से एक दूसरे के अगल बगल खड़ी हुई थी कि दूसरी कार का दरवाजा नहीं खुल पाया। इसी बात पर दोनों कार में सवार युवकों का झगड़ा हो गया और कहासुनी से शुरू हुई बात तो हाथापाई तक पहुंच गई। आरोपियों ने वरुण को ईंट से पीट कर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि घटनास्थल पर कांच भी बिखरा हुआ मिला जो कि वरुण की कार का बताया जा रहा है। इसके अलावा चाकू भी वहां पर मिला और साथ ही चाबी भी वहां पर टूटी हुई मिली। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें इस घटना से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वीडियो में भी ये देखा जा सकता है कि वरुण को बहुत ही बेरहमी से मारा जा रहा है। वो जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके चेहरे या फिर सिर पर ईंट से वार किया जा रहा है। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September.
रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। आ रहा है Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 9,40,000 रुपए नकद और चोरी के मोटर पार्ट्स बरामद किए हैं। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चोरी की 4 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है, जिनमें से 3 चोरियों का मुकदमा जनपद मुजफ्फरनगर में दर्ज हुआ था और एक चोरी की घटना का मुकदमा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दर्ज हुआ था। और नई मंडी कोतवाली पुलिस ने पंचेड़ा पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान बरेली के रहने वाले इकराम उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने नगद रुपए और मोटर पार्ट्स जब्त किए हैं। पुलिस ने इस शातिर चोर को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस को इस अपराधी की लंबे समय से तलाश थी, जो कि शोरूम में मोटर पार्ट्स से चुराया करता था। एसएसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि नई मंडी थाने की पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर सराहनीय काम किया है। उससे पूछताछ में अब तक चोरी की 4 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिनमें से 3 चोरी की घटना जनपद मुजफ्फरनगर की बताई जा रही हैं। एसएसपी ने बताया कि ये एक शातिर किस्म का चोर है, जो गाड़ियों के शोरूम में मोटर पार्ट्स की चोरी करता था और फिर उन्हें बेच दिया करता था। पूछताछ में यह भी बताया गया है कि मुजफ्फरनगर जनपद और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के अलावा भी इसने कई अन्य जनपदों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और बता दें कि इकराम के खिलाफ नई मंडी पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है और इकराम पिछले 4 साल से चोरी की वारदात में सक्रिय था। उधम सिंह नगर से इसने 6 लाख रुपए चुराए थे। लखनऊ में गोमती नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नाराज महिला की दबंगई सामने आई है। यह वीडियो गोमती नगर स्थित पत्रकारपुरम का बताया जा रहा है। इसमें सड़क पर लगी दुकानों से नाराज महिला दुकान पर तोड़फोड़ करती हुई नजर आ रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दरअसल पत्रकारपुरम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में सड़कों पर लगी दुकानों को लेकर महिला काफी नाराज हैं और गुस्से में नजर आ रही हैं। ये दुकान दिवाली के लिए दिए और अन्य जरूरतों की चीजें बेचने वाली हैं और महिला इतनी नाराज हैं कि पहले डंडे से दुकानों पर तोड़फोड़ करती हैं। इस दौरान वो डंडे से दियों को भी तोड़ देती है। इसके अलावा एक और वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक आदमी पर बैट चलाते हुए दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई इस वीडियो पर लगातार आलोचना कर रहे हैं। वहीं इस मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया है। पुलिस को पीड़ित द्वारा तहरीर भी दी जा रही है और वहीं महिला के ऊपर धारा 427 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले नोएडा में भी महिला के दबंगई का वीडियो वायरल हुआ था। तब एक नशे में महिला अपनी सोसाइटी में गार्डों के साथ मारपीट करती हुई नजर आई, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले श्रीकांत त्यागी का मामला काफी चर्चा में रहा था। हालांकि श्रीकांत के मामले में काफी राजनीतिक चर्चा भी बटोरी थी। अभी बीते दिनों ही उसे कोर्ट से जमानत मिली है। गाजियाबाद पुलिस ने कथित रूप से संपत्ति हड़पने के प्रयास में गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। और पिछले दिनों दिल्ली के इस महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ 5 लोगों ने 2 दिन तक गैंगरेप किया और फिर उसे घायल हालत में बोरे में बंद कर सड़क पर फेंक दिया। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गाजियाबाद के एसएसपी को नोटिस भी जारी कर दिया था। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि इस महिला द्वारा लगाया गया आरोप झूठा है और उसने संपत्ति हड़पने के लिए रेप की झूठी कहानी गढ़ी थी। महिला ने यह आरोप लगाया था कि उसे राजनगर एक्सटेंशन से अगवा कर लिया गया था और उसे 5 लोगों ने 2 दिन तक उसका रेप किया। इस संबंध में अब गाजियाबाद के एसएसपी निपुण अग्रवाल ने कहा कि महिला को हमारी पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। और बता दें
कि कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महिला के साथ ही आजाद, अफजल और गौरव को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने शुक्रवार को बताया था कि महिला, आजाद, अफजल और गौरव के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के केस दर्ज किए गए थे। उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि 36 वर्षीय महिला को बोरी में बंद कर पाया गया है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो घायल अवस्था में मिली। हालांकि गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि महिला ने झूठा आरोप लगाया था कि उसने संपत्ति विवाद में साजिश रची थी। दीपावली में जश्न के दौरान इतने पटाखे फोड़े जाते रहे हैं कि अगली सुबह प्रदूषण की एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार इस जागरूकता कहीं या लोगों की प्रदूषण के प्रति बढ़ती चिंता, इस बार पटाखे कम फोड़े गए हैं और जिसमें प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंच पाया। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस देकर लगवाए गए पटाखा बाजार बेजार रहे। पटाखों की कमी बिक्री के चलते पटाखा बाजार ग्राहकों के लिए तरसते रहे। कानपुर महानगर की बात करें तो पिछले कुछ सालों में वायु गुणवत्ता सूचकांक दिवाली के बाद 500 से 700 के बीच पहुंच जाता था, लेकिन इस बार दीपावली की रात 1 बजे तक प्रदूषण का स्तर 270 से 280 के बीच मापा गया। लोगों में पिछले कुछ सालों में प्रदूषण को लेकर जागरूकता देखने को मिली है और इसी का नतीजा बताया जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक नहीं हुआ जितना हर साल देखने को मिलता है। इसी के साथ नेहरू नगर में 210, किदवाई नगर में 272, IIT में 140 और कल्याणपुर में 245 AQI दर्ज किया गया। इसका दूसरा पहलू यह है कि जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस देकर लगवाए गए पटाखा बाजार बेजार रहे। पटाखों की कमी बिक्री के चलते पटाखा बाजार ग्राहकों के लिए तरसते रहे। पटाखा विक्रेताओं की माने तो कानपुर में बृजेंद्र स्वरूप पार्क में 22 लाइसेंस धारियों ने पटाखा बाजार लगाया था, लेकिन लोगों में इस बार पटाखे को लेकर क्रेज बहुत कम दिखा, जिसके चलते आधे से ज्यादा पटाखे उनके बच गए और उन्हें भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा। यूपी में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम केंद्र लखनऊ का अनुमान है कि गुरुवार को भी यूपी में ज्यादातर जिलों में सुबह के हल्के कोहरा या धुंध छाने के बाद दिन में मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह का बना रहेगा। साथ ही तापमान में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस समय प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान 15 से 22 डिग्री के बीच दर्ज हो रहा है। वहीं अधिकतम तापमान 28 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य की राजधानी लखनऊ में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य के बरकरार और बराबर 31.6 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के एक कम 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बता दें गुरुवार को भी लखनऊ में मौसम साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश में वायु प्रदूषण बढ़ा गया है और बता दें लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में 235 दर्ज की गई है। इसके अलावा अलग अलग जिलों में मध्यम से बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। राजस्थान में भी सर्दी का एहसास बढ़ गया है। दिन में भले ही धूप निकल रही है, लेकिन सुबह शाम और रात में ठंडी में कुछ दिनों से धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक बुधवार को पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क रहा और मौसम विभाग के अनुसार 1 नवंबर तक मौसम ऐसे ही साफ रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में न्यूनतम तापमान 14 से 20 डिग्री, वहीं अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सुबह में कोहरा या धुंध का असर अब देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।